नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम यूजीसी नेट पेपर 1 संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण से संबंधित वीडियो की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उसके चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अशाब्दिक संचार के अवयवों में शामिल है। अशाब्दिक संचार मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल न किए बिना संप्रेषण कर लेते हैं। जैसे कि स्पर्श हो गया, जो पहला विकल्प दिया है। तो हमको कहीं जाना रहता है तो आप क्या करते हैं कि तैयार हुए चलते रहते हैं। आप उसको किसी दोस्त को ले जाना रहता है, या आप किसी भाई या बहन को ले जाना रहता है, तो आप क्या करते हैं, उस घर से तैयार होकर इधर आते हैं और उसको ऐसे हाथ से ऐसे टच कर देते हैं पीठी के पास पीछे से कि चलो, कुछ बोलते नहीं है और चलते रह जाते। इसका मतलब क्या होता है कि मैं तैयार हो गया, अब तुम भी तैयार हो गए चलो। तो क्या हो गया? स्पर्श से ही कम्युनिकेशन। ये बातें छुपी हुई कि मैं भी तैयार हुआ, अब तुम भी तैयार हो गए चलो। तो ये बात बिना बोले काम चल गया। तो ये होता है अशाब्दिक संचार, मतलब शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वेशभूषा। अब देखिए, कोई आदमी सोते वक्त अलग ड्रेस पहनता है तो बताता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, नहीं भी बोलता है पर हम ड्रेस से समझ जाते हैं। तो ये क्या होता है? वेशभूषा से भी संचार पता चलता है। शारीरिक मुद्रा, हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उससे पता चलता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप मुंह ऐसे घुमा लेते हैं या गर्दन घुमा लेते हैं, या चाहिए तो ऐसे ऐसे गर्दन 2 बार आगे हिलाते हैं। तो ये सब मुद्राएं क्या होते हैं? ये सब भी अशाब्दिक संचार, सब संचार होते हैं। व्यक्तित्व का प्रभाव भी सब के सब अशाब्दिक संचार में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सारे के सारे विकल्प सही जवाब हो जाएंगे। अगला, औपचारिक संचार के संबंध में सत्य कथन है। औपचारिक संचार क्या होता है? मतलब कि औपचारिक संचार मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एकदम बैलेंस्ड वे में हो, एकदम नियम कानून के साथ जो संचार हो वो औपचारिक संचार होता है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, तो जैसे कि ऑफिस में आपको छुट्टी के लिए आवेदन लिखना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं? खुद आवेदन एक टाइपिस्ट से टाइप कराते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, खुद चेक करके उस पर साइन करते हैं। फिर उसका एक प्रोसेस है जहाँ पे उसका चिट्ठी उट्ठी रखने का जगह होगा, या शिकायत रखने का जगह होगा, या आवेदन रखने का जगह, उसमें जाके आप डाल देते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से एक इंसान उसके लिए नियुक्त होता है, चपरासी होता है, वो उसको कलेक्ट करके फिर बॉस के पास ले जाता है, फिर बॉस उसको साइन करता है, फिर वो अप्रूव होकर आता है। ऐसा प्रोसेस बड़े बड़े संस्थानों में या किसी भी स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में हर एक जगह अपनाया जाता है। तो ये सब हो जाता है औपचारिक संचार। ठीक, तो ये जो पहला विकल्प करा गया इसमें सूचना का सामान्य प्रवाह होता है, बिल्कुल सही है। इसमें यह संचार निर्विघ्न होता है, यानी कि इसमें कोई बाधाएं नहीं आती है, एकदम प्री प्लान्ड होता है, ये भी सही है। इसमें सत्तावाद की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसमें सत्तावाद की संभावना होती है, क्योंकि कोई भी ऑफिस होता है, संस्थान होता है, उसमें बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारी होते हैं। तो बड़े अधिकारी जो होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, वो छोटे अफसर पर पूरे एकदम हावी होते हैं। तो ये जो संचार औपचारिक संचार होता है उसमें सत्तावाद की संभावना बिल्कुल ही होती है, यानी कि ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि बहुत ही कम समय लेता है। नहीं, देखिए कितना लंबा हमने प्रोसेस बताया है औपचारिक संचार के लिए, क्योंकि इसमें प्रमाणिक रखने की जिम्मेवारी होती है, तो इसलिए ये जो होता है ये ज़्यादा समय लेता है। तो ये विकल्प भी गलत है। इसमें सौहार्द का अभाव होता है। क्या होता है? इसमें सौहार्द का अभाव होता है। बिल्कुल, ये इसमें सौहार्द का इसलिए अभाव होता है क्योंकि इसमें मानव पक्ष की बजाय औपचारिकताओं पर अधिक जोर दिया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे करना है, इस विधि से क्या करना है, हमें अपना संदेश प्रेषित करना है, पूरा लिखित होता है और इस प्रोसेस से गुजारना है। मतलब इसमें सौहार्द का कोई महत्व नहीं होता है। काम कैसे होना चाहिए उस पर एकदम सही तरीके से होना चाहिए, उस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है और ई सही है। ए बी ई, यानी कि विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा और बी और सी क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा।
अब है अनौपचारिक संचार। ये तो फॉर्मल था, अब है इनफॉर्मल वाले के लिए पूछ रहा है कि अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए कोई खास नियम नहीं होता है। तो बिल्कुल अब अनौपचारिक संचार में जिस तरह औपचारिक संचार में हमने बताया कि आपको एक फिक्स रूल होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक हाव भाव और आमने सामने के वार्तालाप आते हैं। बिल्कुल हम क्या डायरेक्टली आमने सामने बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई नियम कानून का पालन नहीं होगा, तो वो औपचारिक नहीं अनौपचारिक हो जाएगा। वही औपचारिक रहता तो एकदम नियम कानून के सहारे बात किया जा सकता है। अनौपचारिक मतलब क्या होगा, जैसे ऑफिस में 10 कर्मचारी बैठे, एक कर्मचारी बगल के कर्मचारी से कुछ भी ऐसे बातचीत हो, अल्लाह कुछ भी पूछ लेगा, अरे आपका क्या हाल है, वहाँ आपके पड़ोस में बारिश हुई कि नहीं हुई, या कोरोना का कोई पेशेंट आया कि नहीं आया, तो ये सारी बातें जो होगी तो ये अनौपचारिक संचार में आ जाते हैं। इसे अवैयक्तिक संचार भी कहते हैं। बिल्कुल गलत कथन है। और कभी कभी इसके अंतर्गत मूल संदेश अपना सही अर्थ खो बैठता है, इसे ग्रेप वाइन कहा जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अनौपचारिक संचार में तो कुछ फॉर्मल तरीके से होता नहीं है, ये तो सामान्य बातचीत कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसे में संभावना रहती है कि हम जो मूल मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं वो कभी कभी हम भटक जाते हैं। सामान्य बात है, जब भी आप नियम कानून से नहीं चलिएगा तो आप विषयांतर होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये जो मतलब कि ऐसा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को या इस स्थिति को, इस परिघटना को ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो विकल्प ए भी सही है और विकल्प बी भी सही है और डी सही है। ए बी डी सही है, बस सी गलत है। अब अगला हमारा सवाल है कि संचार प्रक्रिया के अंतर्गत शोर में शामिल है। शोर पहले होता क्या है ये समझिए। ये जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर होता है कि जो हमको बाधा उत्पन्न हो, जैसे कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बगल में लाउड स्पीकर बज रहा है, तो क्या हो गया, ये शोर हो गया, ये भौतिक शोर हो गया। कुछ मनोवैज्ञानिक शोर भी होते हैं, जैसे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके तबीयत खराब है, या जो छात्र पढ़ रहा है उसका सर दर्द कर रहा है, ठीक, या जो छात्र पढ़ने आया है उसके बगल में कोई जो है सो घटना घट गई हो, तो ऐसी बातें क्या होती है, शोर कहलाते हैं। शोर कई प्रकार के होते हैं, मतलब संचार की प्रक्रिया में जो जो बाधाएं आएंगी संप्रेषण की प्रक्रिया में, शोर कहलाएंगी। तो सड़क का ट्रैफिक भी शोर हो जाएगा, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ बार बार सुनाई देगी तो डिस्टर्ब होगा, किसी को टीचर छात्रों को पढ़ा रही है, ये भी तो संप्रेषण होगा। खराब रोशनी, अब शाम को आप रात को पढ़ रहे हैं, रोशनी खराब है, तो ऐसे में मतलब कि क्या प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही। उच्चारण में दिक्कत, गंदी लिखावट, ये सारे शोर में शामिल है। आपको बताओ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उच्चारण में दिक्कत को पढ़ दूँ कि आपके उच्चारण में टिक टिक, तो क्या हो गया, कुछ भी मैंने बोल दिया, यानी कि मैंने उच्चारण इसका गलत किया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो ये जो संचार प्रक्रिया हम आपके साथ कर रहे हैं ये ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में ये वाली बात आई, तो ये क्या, उच्चारण में दिक्कत करेंगे तो ये भी हो जाएगा शोर, यानी कि आप तक हम जो बात पहुंचाना चाह रहे वो नहीं पहुंची। फिर है गंदी लिखावट। अब मान लीजिए लिखित संचार हो रहा है, हम किसी को चिट्ठी लिख के दिए या एप्लीकेशन लिख के दिए है, और कोई आदमी अगर सामने वाला देखा और उसको लिखावट ही नहीं समझ में आई, तो फिर क्या होगा, संचार तो यहीं पर फ्लॉप कर गया, ख़त्म हो गया, यानी संदेश हम पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर संचार कैसे, संप्रेषण कैसे सफल होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सो शोर में आ जाती हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है कि संचार के क्षेत्र में कुछ मानसिक अवरोध और बाधाओं में जिसका अर्थ होता है सूचनाओं में जोड़ तोड़ कर प्राप्तकर्ताओं के अनुकूल बनाना, यानी कि जो हमको संदेश देना है उसमें हम कुछ जोड़ तोड़ कर दिए, तो ये इससे क्या हो जाता है कि कभी कभी जो हमको मूल संदेश देना रहता है वो संदेश क्या होता है, अपना अर्थ ही खो बैठता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेप वाइन कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था। अनौपचारिक संप्रेषण में होता है, क्योंकि इसमें तो औपचारिक संप्रेषण की तरह कोई बैलेंस्ड वे से, डिसिप्लिन्ड वे से काम तो होता नहीं अनुशासन के साथ, तो इसमें मूल संदेश अक्सर अपना अर्थ खो बैठता है, उसी को ग्रेप वाइन कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि उसी को निस्पंदन भी कहते हैं और उसी को बुश टेलीग्राफ भी कहा जाता है। तो कभी भी इस तीनों में से कोई भी वर्ड रहे तो ये सब के सब अनौपचारिक संप्रेषण से ही संबंधित है। ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प, ये तीनों के तीनों जो है सो अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित है। अब है मौखिक संप्रेषण से संबंधित सत्य कथन है।
मौखिक संप्रेषण पहली बात होती क्या है? मौखिक संप्रेषण आपको मैं बता दूं कि हम जो बोल के किसी के साथ संप्रेषण करते हैं मुंह से, तो वो मौखिक संप्रेषण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रेषण होता है। वास्तव में कहा जाए तो मौखिक संप्रेषण जो है सो बहुत ही शानदार संप्रेषण का तरीका है और हमेशा प्रामाणिक तरीका है। कभी भी अगर आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया हो तो उस समय आप लिखित संप्रेषण का इस्तेमाल करेगा तो वह असरकारिक नहीं होगा, क्योंकि फेस टू फेस एक्सप्रेशन या फेस टू फेस का इम्प्रेशन ही अलग होता है। तो मौखिक संप्रेषण में हम झगड़े या अविश्वास की स्थिति में मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या है। तो पहला विकल्प जो कह रहा है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है, तो ये क्या हो गया? दोनों पक्ष की उपस्थिति एकदम आवश्यक होती है मौखिक संप्रेषण में, क्योंकि तभी तो बात कर पाएंगे। इसमें समय, धन व श्रम की बचत होती है और साथ ही यह बहुत सस्ता भी होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें सी विकल्प करा कि बहुत ही सस्ता होता है या भविष्य के संदर्भ में सर्वथा उपयुक्त है, तो ये दोनों गलत है, क्योंकि भविष्य में लिखित रहेगा तो उसका साक्ष्य मौजूद रहता है। मौखिक का तो क्या रहेगा? तो ये भविष्य के संदर्भ में लिखित वाला ज़्यादा उपयोगी होता है या बहुत ही सस्ता होता है और इसमें लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ये कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प ए, बी और ई सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित संप्रेषण से संबंधित सत्य कथन है। यह परस्पर अविश्वास के समय बिल्कुल उपयुक्त होती है। तो लिखित संप्रेषण जब दो आदमी के बीच में दीवार आ जाए, शक हो जाए, तो उस समय लिख के दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही अगर हम सामने सामने एक दूसरे का एक्सप्रेशन देखते, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बात की जाए तो लिखित संप्रेषण वह बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब अविश्वास हो एक दूसरे पर तो आमने सामने मिल के बात करने पर समस्या सुलझती है। तो ये विकल्प गलत हो गया। अशिक्षित लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल लिखित संप्रेषण में जो है सो जो मूर्ख लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, अक्षर नहीं जानते हैं, वो इसे समझ नहीं सकते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया कैसे मिल सकती है? लिखित संप्रेषण जैसे कि चिट्ठी लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, एक प्रोसेस होता है इसका, इसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है। मौखिक संप्रेषण में आमने सामने बातें होती है, वहाँ हम जो बोलते हैं उसका फीडबैक तुरंत हमको मिल जाता है। ठीक, यह संवाददाताओं की भावनाओं को तुरंत प्रकट कर देता है। तो बिल्कुल यहाँ भी जो है सो हम हाँ में नहीं में ही अपना सर हिलाएंगे, क्योंकि संवाददाता की भावनाओं को तुरंत प्रकट करने का काम या जो भी हो आमने सामने बातचीत से होगी, तो ये मौखिक में होगा। लिखित में तो कतई सवाल ही नहीं है। और लिखित संप्रेषण के साधनों में कार्यक्रम के प्रपत्र, बुलेटिन, नीति पुस्तिकाएँ, प्रतिवेदन आदि आते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि लिखित संप्रेषण में कोई कार्यक्रम का जो प्रपत्र होता है या जो उससे रिलेटेड बुकलेट सब होते हैं वो सब लिखित संप्रेषण में ही आ जाते हैं। और लिखित संचार में गोपनीयता का अभाव रहता है। तो आप बताइए कि आप जो किसी से बंद कमरे में आमने सामने बातचीत करिएगा किसी गोपनीय मुद्दे पर, वो ज़्यादा सेफ होगा कि उसको जो है सो चिट्ठी लिख के किसी माध्यम के से भेजिएगा, वो ज़्यादा गोपनीय रहेगा? बताइए। सिंपल सी बात है, हम आमने सामने बातचीत करेंगे दीवार के बीच में, तो वो सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि चिट्ठी लिख कर भेजेंगे तो क्या पता कौन रास्ते में फाड़ के देख लेगा या कौन किसके हाथ में पड़ेगा, तो वो गोपनीय नहीं रहेगा। तो गोपनीय कौन रहता है, खुफिया कौन रहता है? वो रहता है मौखिक संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण में इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर कथन BEF क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिकोडिंग के अंतर्गत संदेशों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? डिकोडिंग जो होता है उसमें संदेशों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो आपको इससे पहले डिकोडिंग के बारे में जानने से पहले कुछ बता दूं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक को कूट लेखक यानी कि इनकोडर कहा जाता है। जो प्रेषक होता है संदेश भेजने वाला, उसको इनकोडर कहा जाता है। जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, इनकोडिंग करता है, उसे डिकोडर कहा जाता है। तो ये मतलब कि उसे ये जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलने का काम जो करता है, इस प्रक्रिया को क्या इनकोडिंग कहा जाता है। ठीक, और फिर उसे एक साधन या चैनल का उपयोग कर प्राप्त करता अथवा कूटवाचक तक वो डिकोडर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो डिकोडिंग के अंतर्गत संदेशों की क्या प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया की जाती है?
तो डिकोडिंग में क्या किया जाता है कि संदेश यानी जो हमको मैसेज आया उसमें जो संदेश भेजा गया है उसको समझने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। जो भेजता है वो इनकोडर कहलाता है, और जो उसमें से गुप्त संदेशों को पढ़ता है, समझता है कि क्या संदेश उसको प्रयास करता है समझने का, वो डिकोडर कहलाता है, डिकोडिंग करता है। जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे, ठीक, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो छात्र सब पढ़ रहे हैं, तो टीचर जो है सो टीचर मतलब कि प्रेषक हो गए तो वो इनकोडर हो सकते हैं, और जो छात्र टीचर जो पढ़ाए उसको समझने की कोशिश कर रहा है तो छात्र क्या है, डिकोड करने की प्रक्रिया कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है यहाँ पर छात्र। क्लियर। तो संदेश संकेतों में छुपे गुप्त संदेशों को समझा जाता है किसमें, डिकोडिंग प्रोसेस के अंतर्गत। शिक्षा के प्रति समर्पित भारत का प्रथम चैनल है। ये आपके पिछले वीडियो में होमवर्क था। तो ये जिन लोगों ने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है, किनका किनका सही है, ये अभी मिला ले कि शिक्षा के प्रति भारत का समर्पित प्रथम चैनल वो है ज्ञान दर्शन। लोग ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी फंस के ढेरों गलतियाँ करते हैं, तो इसमें नहीं फंसे। हाँ, ये प्रश्न हल्का लगता है लेकिन हर एक बार पूछ देता है 1-2 साल के अंतर पर, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखें। पहला चैनल हो जाएगा आपका ज्ञान दर्शन। और अगला जो प्रश्न है आपका आज के लिए होमवर्क, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में 40 का ABCD जो लगता है सही उत्तर लिखना है कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, क्षिप्ता योग, प्रत्याशित उत्तेजना, होम्योफिली का मुद्दा या परिस्थिति विस्थापना। इसमें से जो आपको विकल्प सही लगता है कमेंट बॉक्स में 40 का ABCD जो सही लगता है वो लिखें। अगले वीडियो में हम इसका सही उत्तर आपको बताएंगे। इस तरह से हम फिर इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। इसी तरह हम पेपर 1 के सारे मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का समाप्ति करेंगे एकदम सरल से सरलतम भाषा में। जिनको अनुसंधान अभिक्षमता में दिक्कत है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम या कोई भी पेपर 1 का टॉपिक में दिक्कत है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और लाभ उठाए, उसका वीडियो देखे, नोट्स बनाए और खूब अच्छा से पढ़े, खूब आगे बढ़े। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्रश्न का जवाब तो कमेंट में लिखना है। कोई सुझाव हो, सवाल हो, वो भी कमेंट में लिखें और साथ में वीडियो को पेपर 1 संबंधी दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सके। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। जल्दी आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है, तो वो हम जल्दी कुछ 1-2 दिन के अंदर घोषणा करेंगे। तो खूब अच्छा से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।